अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कंगन कम अज़ कम 2-2.5 लाख की मालियत का होगा, लेकिन मेरे लिए 20,000 ही काफ़ी था। 1964 ईस्वी के ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा ठीक है सेठ, कंगन रख लो और 20,000 रुपया निकालो। सेठ ने कंगन काउंटर की दराज में रख लिया और हजार हजार रुपए के 20 नोट गिनकर मेरे हवाले कर दिए। ना उसने मुझसे रसीद लिखवाने का कहा, ना मैंने रसीद की कोई बात किया। 20,000 रुपये वास्कट की अंदरूनी जेब में डालकर मैं बाजार में आ गया। अब मुझे सीआईडी वाले की कोई फिक्र नहीं थी। अगर वो मुझे ला बाजार में घूमते फिरते देखता है तो देखता रहे। वहाँ से निकलकर मैं दोबारा नारायण जी के मंदिर में वापस आ गया। मेहनत ने मेरी कलाई में मंगलसूत्र देखा तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप तो विद्वान हैं, मुझे कोई सेवा बताइए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत जी, मैं तो महावीर जी का भगत हूँ, अपने हाथ से गेंदे के 2 फूल दे दें। मेहनत ने मुझे गेंदे के फूलों का पूरा हार दे दिया। मैंने हार अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और मंदिर के गेट के आगे से टैक्सी लेकर वापस मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने मीनाक्षी से कहा था कि मैं दोपहर के बाद आऊँगा, मगर मेरा काम जल्दी हो गया था। मैं अपने ऊपर वाले कमरे में आ गया। मैंने 20,000 के नोट वास्कट की अंदरूनी जेब में ही रहने दिए। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि जम्मू तवी जाने वाली मिलिट्री ट्रेन की मालूमात हासिल करने के लिए मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अहमदाबाद का मौसम उस रोज़ हबसलूत सा था। टेरेस की तरफ खुलने वाली लंबी खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे गिरे हुए थे। मेरे पोर्शन का एयर कंडीशन भी चल रहा था। कमरे में बड़ी खुशगवार ठंडक थी। इतने में मुझे बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर खिड़कियों के पास आ गया। पर्दा जरा सा हटाकर शीशे में से नीचे देखा। मिस्टर पांडे की कार बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। गाड़ी में उसके अलावा कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जो दूर से मुझे यूरोपियन लगे, क्योंकि उनके रंग गोरे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वापस सोफे पर आकर बैठ गया। मीनाक्षी की गुजरातन मुलाजमा ने, जिसको घर में सब भाई जी कहते थे, मुझे ऊपर जाते देख लिया था। वो मेरे लिए ठंडा मशरूब और कॉफ़ी बना कर ले आई। साहब को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए काफ़ी भी ले आई हूँ। मैंने हंसकर कहा, भाई तुम बड़ी अच्छी हो। उसने ट्रे मेज पर रख दिया और हाथ बांध कर बोली, स्वामी महाराज, मेरा मालिक रोज रात को शराब पीकर मुझे पीटता है, उसको ठीक कर दो। आप महावीर के भगत हैं, मुझ पर कृपा करो। मैंने ठंडे मशरूब के 2 घूंट पीकर कॉफ़ी की प्याली में चम्मच हिलाते हुए कहा, भाई चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना करेगा, तुम्हारा मालिक तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। वो बड़ी खुश हुई और साड़ी के पल्लू से मेज की गिर्द साफ करने लगी। मैंने उससे पूछा, नीचे कौन आया है गाड़ी में? भाई बोली कि मालिक आए हैं। मैंने कहा, क्या अकेले ये हैं दफ्तर से? वो कहने लगी, नहीं साहब, मेहमान भी हैं, गोरे हैं, ये कभी कभी आया करते हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं चलती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे घंटी बजाकर बुला लेना। मैंने कहा ठीक है भैया। वो चली गई तो मैं सोचने लगा कि ये गोरे यूरोप के किस मुल्क के आदमी हो सकते हैं। ज़रूर मिस्टर पांडे ने इनसे कोई बड़े राज की बातें करनी होंगी, जो इन्हें साथ लेकर ऑफिस से बंगले पर आए हैं। इतने में मेरे कमरे के टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से मीनाक्षी की आवाज़ आई, स्वामी आप नारायण जी के मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए हैं? मेरा तो ख्याल था कि आपको वहाँ देर लगेगी। मैंने कहा, महावीर जी के आगे खास प्रार्थना करनी थी, वो करके वापस आ गया। 1-2 बाज़ारों की सैर ज़रूर की है। तुम्हारा अहमदाबाद शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। वो खुश होकर बोली, मैं आ रही हूँ, आप जाए नहीं। उसने नमस्कार कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मीनाक्षी करीबी किसी जगह से फ़ोन कर रही थी। 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि उसकी कार बंगले में दाखिल हुई। कमरे में आते ही उसने मामूल के मुताबिक मेरे कदम छुए और अदब से मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, मैं चौक वाले शॉपिंग सेंटर में थी, मेरे दिल ने कहा कि फ़ोन करो, गुरुजी आ गए होंगे और आप आ गए हुए थे। वो हस्बे मामूल मुझे देखकर बेहद खुश हुई थी। कहने लगी, कल रात डांस सेंटर में रहना लेनी देवी आपका पूछ रही थी। कहने लगी, स्वामी जी से कहना मुझे भी दर्शन दे दिया करें। मैंने बेनियादी से कहा,
उसे कहो महावीर जी की तरफ ध्यान लगे। इससे पहले कि मीनाक्षी कोई और बात करती है, मैंने उससे पूछा कि उसके डैडी अचानक दफ्तर से घर क्यों आ गए हैं, खैरियत तो है ना। वो बोली जब उन्हें किसी बाहर के आदमी से कोई खास मीटिंग करनी होती है तो उन्हें लेकर घर आ जाते हैं। वो सीक्रेट मीटिंग दफ्तर में कभी नहीं करते। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बज़ाहिर बड़ी बेपरवाही से पूछा, क्या कोई खास मेहमान आए हैं? मीनाक्षी ने बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुक कर कहा, आपसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। ये इसराइली यहूदी हैं। दिल्ली में हमारे रक्षा मंत्री के फौजी कंसल्टेंट में महीने में 2 एक बार हमारे डैडी से सीक्रेट मीटिंग करने दिल्ली से अहमदाबाद ज़रूर आते हैं। मैं मीनाक्षी से मज़ीद कुछ पूछना चाहता था कि उसने मौजू बदलते हुए आजी के लहजे में कहा, गुरुजी, काल से नाव के नीचे उभार पर फिर दर्द होने लगा है। मुझ पर कृपा कीजिए। शिव जी भगवान से कहकर मुझे अच्छा कर दें। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी खातिर आज रात शिव जी भगवान से प्रार्थना करूंगा। इसके बाद तुम अच्छी हो जाओगी। मीनाक्षी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। आंखों में आंसू भरकर बोली, गुरुजी, मैं जीवन भर आपका उभारी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे मालूम था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसराइली हुकूमत के साथ फौजी मशावरती अमूर के सिलसिले में एक खुफिया मुआहदा कर रखा है और इसराइली फौजी माहिरीन भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भारत हुकूमत की तकरीब कार्रवाइयों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक आज़ादी को चलने के लिए इसराइली कमांडोज भी सरगर्म अमल हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि इसराइल भी पाकिस्तान का दुश्मन है और भारत भी पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की नापाक कोशिशों में लगा हुआ है। यह पाकिस्तान के दो दुश्मनों का गठजोड़ था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि नीचे मिस्टर पांडे के पास जो इसराइली फौजी माहिरीन दिल्ली से ख़ास तौर पर आए हैं और वो किस मसले पर बातचीत कर रहे हैं, ये मालूम करना इतना आसान नहीं था। इस मामले में मीनाक्षी से कुछ पूछना या उसे अपने एतमाद में लेना मेरे मिशन के लिए ख़तरनाक इक़दाम साबित हो सकता था। मैं दिल ही दिल में इस नुक्ते पर गौर करता रहा और मीनाक्षी से इस मामले में फिर कोई बात ना किया। वो पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी। उसे ख्याल आ सकता था कि आखिर मैं इसराइली फौजी मशीरों के बारे में इतना कुरैद कुरैद कर क्यों पूछ रहा हूँ। मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मीनाक्षी नीचे चली गई। बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया, पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा। मिस्टर पांडे का ड्राइवर गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया था और मिस्टर पांडे अपने इसराइली मेहमानों से गाड़ी के बाहर खड़े हाथ हिलाकर उन्हें रुखसत कर रहे थे। इसका मतलब था कि मिस्टर पांडे खुद दफ्तर नहीं जा रहे थे। मैंने इसराइली मेहमानों को गौर से देखने की कोशिश की। दूर से मुझे उनके गोरे चेहरे ही नजर आ रहे थे। ये 3 इसराइली फौजी मुशीर थे। हर एक के हाथ में एक एक ब्रीफ केस था। वो गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी बंगले के गेट से बाहर निकल गया। मिस्टर पांडे वापस मुड़े। मैं भी खिड़की से अलग होकर सोफे पर बैठ गया। मैं बास्केट की जेब में से सीक्रेट लेटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर उसका जायजा लेने लगा। उस वक्त अपने मास्टर सिपाही करीम भाई से कुछ अहम बातें करनी बहुत ज़रूरी थीं, मगर मैं रेडियो ट्रांसमीटर पर उससे ये बातें नहीं कर सकता था। सीढ़ियों पर मीनाक्षी के कदमों की खास आवाज़ आई। वो जिस अंदाज से सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मैं उससे आशना था। मैंने लेटर जल्दी से जेब में रख लिया। मीनाक्षी ने आते ही मुस्कुरा कर कहा, डैडी कहते हैं कि हम सब खाना मिलकर खाएंगे। उन्होंने मुझे ये पूछने के लिए भेजा है कि अगर आपको पसंद हो तो खाना नीचे खाएं या डैडी भी ऊपर ही आ जाएं। मैंने बेताल्लुक सा होकर कहा, ठीक है, नीचे ही खा लेंगे। मैं और मीनाक्षी नीचे उतरे तो वो मेरे स्वागत को सीढ़ियों के पास हाथ बांधे खड़े थे। मेरे घुटने छू कर नमस्कार कहा और बोले, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाता है। मेरी ये तकलीफ भी दूर कर दें, आप इंतरियामी हैं। मैंने बड़े पहुँचे हुए साधु संत की तरह एक हाथ आशीर्वाद देने के अंदाज में हाथ उठाया। उनके आगे आगे चलता ड्राइंग रूम में आ गया। फिर वही सब्जियों वाला फीका खाना लगा था। खाने पर मिस्टर पांडे मीनाक्षी के बारे में बातें करते रहे कि मुझे इसकी भी फिक्र है, कहीं अच्छा सा योग मिल जाए तो ये भी अपने घर आबाद हो। मीनाक्षी ने कहा, डैडी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी।
मिस्टर पांडे मुस्कुराने लगे। स्वामी जी, आप ही इसे कोई शिक्षा दें, ये आपकी भक्ति है। मिस्टर पांडे ने मौजू बदलते हुए कहा, आज सुबह डॉक्टर मेरी एक्सरे रिपोर्ट दे गया है। एक्सरे में मेरे गुर्दे की 3 पथरियां साफ नजर आ रही हैं। आपकी कृपा से मेरी कुंडली का दर्द तो ख़त्म हो गया है। अब इन पथरियों को भी ख़त्म करा दें। मैं तो आपके चरण धोकर पीऊँगा। मैंने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि मिस्टर पांडे की 2 पथरियां ज़रूर ख़त्म कर देनी चाहिए और रात को चंद्रिका को बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। 2 पथरियां गायब करने में चंद्रिका कामयाब हो गई तो मिस्टर पांडे मेरा मज़ीद मोतक़िद हो जाएगा। तीसरी पथरी मैं दूसरे मौके के लिए रहने दूंगा। मैंने उसे कहा, पांडे जी, तुम्हारे घर में कदम रखा है तो महावीर जी की कृपा से इस घर के सारे कष्ट दूर कर दूंगा। आज रात महावीर जी के चरणों में हाजिरी दूंगा। मिस्टर पांडे का जर्द चेहरा खुशी से चमक उठा। रात को मैंने महावीर जी के चरणों में हाजिरी देने का झूठा ड्रामा रचाया। अपने बेडरूम की सफाई कराई, अगरबत्तियां लगाई, फूलों के हार ला कर रखे, 3 दिए जलाए और हिदायत कर दिया कि रात के वक्त कोई आदमी नौकरानी मेरे बेडरूम के करीब भी ना गुजरे। मैं पलंग के पास कलीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मीना कशी मेरे आगे पीछे फिर रही थी। मैंने उसे हुक्म दिया, अब तुम भी चली जाओ और सुबह तक यहाँ मत आना। जाओ। वो डर कर फौरन चली गई। जब मैं बेडरूम में अकेला रह गया तो उठकर सबसे पहले अगरबत्तियां बुझाई, क्योंकि उनकी तेज खुशबू से मेरा सर चकराने लगा था। दिए भी बुझा दिए। पलंग पर थोड़ी देर लेटकर आराम किया। उस वक्त रात के 11:15 बजे थे। पूरे 12 बजे मैं पलंग से उतरकर सोफे पर आकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता चंद्रिका को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। मेरी तीसरी आवाज़ पर कमरे में एकदम से लुभान की खुशबू फैल गई। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे लम्हे चंद्रिका मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी और मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। कहने लगी, तुम जो खेल खेल रहे हो मुझे उससे नफरत है, मगर क्या करूं? तुम्हारी पत्नी होने की वजह से अवागोन के चक्कर में फंस चुकी हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, चंद्रिका, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो मैं भी तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा खावंद हूँ। इस जन्म में अगर मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया हूँ तो अगले जन्म में फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। चंद्रिका के चेहरे पर रौनक सी आ गई। सोफे से उठकर मेरे साथ आकर बैठ गई। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगाया और जज्बाती लहजे में सांस भरकर बोली, कनौर जी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, तुम जब मुझे अपनी पत्नी कहते हो तो मेरे अंदर खुशी के झरने बहने लगते हैं। फिर मैं सब दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सोचा कि लोहा गर्म है, इसी वक्त चोट लगा देनी चाहिए। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो फिर मुझे जम्मू तवी जाने वाली असला की ट्रेन की तारीख और वक्त बता दो। चंद्रिका ने एकदम अपना हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से उठकर सामने वाले सोफे पर चली गई। उसकी आवाज़ भी तलख हो गई। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा अगर तुमने मुझसे मेरी जन्मभूमि भारत को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात पूछी है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। मुझसे मुसलमान खामंद बनकर कभी बात न करना। मैंने फ़ौरन माजरत पेश कर दिया और कहा, आइंदा ऐसी बात नहीं पूछूंगा। मैं पक्का वादा करता हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें 2 छोटी सी मामूली सी बातों के लिए बुलाया है। चंद्रिका मेरी तरफ खामोश नज़रों से देख रही थी। वो कुछ न बोली। मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि मीना कशी को जो बीमारी लग गई है उसे ख़त्म कर दो। दूसरी बात यह है कि मीना कशी के बाप के गुर्दे में 3 पथरियां हैं, उनमें से 2 पथरियां गायब कर दो। तुम इनकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम इस मामले में पहले भी मेरी मदद कर चुकी हो और मैं तुम्हारी मदद की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। चंद्रिका ने कहा, तुम जहाँ तक पहुँच गए हो बस मैं तुम्हारी यहाँ तक ही मदद कर सकती थी। इसके आगे जो कुछ भी करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं तुम्हारी किसी तकरीबी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात पर अमल करूँगा। चंद्रिका ने हाथ का इशारा करके कहा, मेरे पास आ जाओ। मैं उठकर उसके पास चला गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया, फिर अपना चेहरा मेरे करीब ले आया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं लोबान की खुशबू वाले किसी गहरे कुएं में उतर गया हूँ। अचानक चंद्रिका पीछे हट गई। यह मैं क्या कर रही हूँ? यह तो मैंने एक खास रात के लिए संभाल कर रखना है।
जब तुम मेरे पिछले और आने वाले जन्म के खावंद मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा करोगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने यूं ही हाँ में हाँ मिला दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है इसके बारे में भी बताओ। चंद्रिका बोली, मिस्टर पांडे से कहना कि सुबह 10 बजे के बाद अपने गुर्दों का एक और एक्सरे कराया। उस एक्सरे में उसके गुर्दों की पथरियां हमेशा के लिए गायब हो चुकी होंगी और मीनाकशी की बीमारी कैसे दूर होगी वो भी परेशान है और मुझे अभी उसकी भी ज़रूरत है। चंद्रिका ने कहा, सुबह तुम्हारे लिए चाय लेकर मीनाकशी ही आएगी। उसकी नाव के नीचे जो भार है उस पर अपना हाथ रखकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना। जब हाथ उठाओगे तो मीनाकशी की बीमारी भी खत्म हो गई होगी। मैं चंद्रिका का शुक्रिया अदा करने लगा तो वो उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, तुम क्यों मेरा शुक्रिया अदा करते हो मेरे पति देव? शुक्रिया तो मैं तुम्हारा उस रात को अदा करूंगी जब तुम मेरे साथ अपना वादा पूरा करोगे। मेरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये औरत अपनी इनायत के बदले मुझसे किस किस्म का वादा पूरा कराना चाहती थी। बहरहाल अब मैं फंस चुका था। मुझे इससे क्या हुआ? कम अज कम एक वादा ज़रूर पूरा करना था। चंद्रिका ने मेरे माथे को चूम लिया, फिर खुद ही शर्मा कर बेडरूम की ख्वाब अंगेज रोशनी में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब मैं बेताबी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, मगर अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी। मैंने बेडरूम की बत्ती बुझाई और सो गया। जिस वक्त बेदार हुआ बेडरूम दिन की रोशनी से जगमग कर रहा था। मैंने टेरेस वाले शीशे के दरवाज़ों के सफ़ेद पर्दे समेट दिए। वहाँ से धूप बेडरूम में आ रही थी। मैंने सबको मना कर रखा था कि मेरे कमरे में कोई ना आए। मैंने घड़ी देखी, दिन के 8 बजने वाले थे। मैंने इंटरकॉम फ़ोन का बटन दबाया। नीचे दूसरा फ़ोन मीनाकशी के बेडरूम में था। ये उसी के बेडरूम के फ़ोन का नंबर था। मीनाकशी ने फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु देवदास वर्धन बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं तो कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था कि आप मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे। मैंने कहा, मेरे लिए काफ़ी खुद बनाकर ऊपर ले आओ। और तुम्हारे डैडी अभी दफ्तर तो नहीं गया? मीनाकशी की आवाज़ आई, नहीं गुरुजी, डैडी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा, तुम अकेले ही मेरे लिए काफ़ी लेकर आ जाओ और अपने डैडी से कहो कि मुझसे मिले बगैर दफ्तर ना जाएं। जो हुक्म महाराज। मैं अभी काफ़ी ला रही हूँ। मैं गुसल खाना में मुँह हाथ धोने चला गया। मैंने बाथरूम में मुँह हाथ धोया, माथे पर डब्बी में से नया तिलक लगाया। इस डब्बी में सफ़ेद चीनी तिलक का रंग भरा हुआ था जो बाजार से मिल जाती थी। मेरी दाढ़ी बढ़ने लगी थी। चंद्रिका के इशारे पर मैंने शेव करनी बंद कर दी थी। गुसल खाने से बाहर आकर सोफे पर बड़े सुकून से बैठ गया और शेल्फ में से एक जासूसी नावल निकाल कर पढ़ने लगा। बेडरूम की सीढ़ियों पर मीनाकशी के कदमों की चाप सुनाई दिया। मैंने जल्दी से जासूसी नावल शेल्फ में रखा और कलीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद कर लिया और ज़रा ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बड़े जलाली अंदाज में पूछा, कौन है? मीनाकशी की सहमी हुई आवाज़ आई, मैं हूँ गुरुजी, मीनाकशी आपकी बालिका, आ जाओ। मैंने उसी बारोब आवाज़ में कहा। मीनाकशी बेडरूम में आ गई। मैं कंखियों से देख रहा था। मैंने इशारे से उसे दो जानू हो जाने को कहा। वो काफ़ी कटरे मेरे करीबी कलीन पर रखकर बड़ी मुश्किल से दो जानू होकर बैठ गई, क्योंकि तंग पतलून में उससे दो जानू होकर नहीं बैठा जा रहा था। मैं यूं ही श्लोक पढ़ता रहा। श्लोक संस्कृत के थे और बिल्कुल सही थे। मुझे मालूम था कि काफ़ी ठंडी हो रही है। मैंने श्लोक पढ़ना बंद करके आंखें खोल दी और मीनाकशी की तरफ देखा। उसके बाल शानों पर खुले थे। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बालिका, तेरा काम हो गया है। भगवान शिव जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है।